हेलो बच्चों, आज अपन एनसीईआरटी 11th के चैप्टर द सेल यूनिट ऑफ लाइफ के पहले पार्ट को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नीट के अंदर वेटेज लगभग 4 क्वेश्चन रहता है। नीट 2019 के अंदर इसके 5 क्वेश्चन आए थे। ये चैप्टर बड़ा ही आसान है और अगर किसी को एक बार अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए तो क्वेश्चन इसके कन्फर्म सही होते हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फिर इनिशियल साइंटिस्ट की हेल्प एंड डिस्कवरीज, फिर सेल थ्योरी, फिर कंपोनेंट ऑफ सेल और फिर वेरिएशन इन सेल को स्टडी करेंगे। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर चैप्टर में ये बताया जाता है एनसीईआरटी में कि सेल की इस बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। ये चैप्टर बताता है कि भले ही कोई प्लांट क्यों ना हो, भले कोई फंजाई हो, भले वो कोई एनिमेलिया हो, भले वो प्रोटिस्टा का मेंबर हो और भले वो मोनेरा या बैक्टीरिया का मेंबर हो, सबकी जो बॉडी है वो किसी न किसी सेल से या बहुत सारी लाखों करोड़ों सेल से मिलकर ही बनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन या इंसान की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होती है, खरबों कोशिकाएं होती है। तो इस प्रकार से जो सेल है वो सभी सजीवों या लिविंग बींग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो जाती है। आपने बॉलीवुड फिल्मों के अंदर कई बार एक डायलॉग सुना होगा कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। अब आपको लगेगा कि इसका सेल बायोलॉजी से क्या रिलेशन है। इसका डायरेक्टली रिलेशन है। हमारी लाइफ साइकिल में पहली सेल होती है जाइगोट। अब जाइगोट बनता है एक एग से और बनता है एक स्पर्म से। अब एग आता है मदर से और स्पर्म आता है फादर से। ना एग हमारा था ना स्पर्म हमारा था, तो हमारी खुद की लाइफ में हमारा खुद का सबसे पहला क्या था? जाइगोट था। इसी जाइगोट में बहुत सारे सेल डिवीज़न होते हैं और उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो हमारी बॉडी एक्चुअली बनी किसकी है? एक सिंगल सेल के अंदर होने वाले बहुत सारे कंटिन्यूस सेल डिवीज़न जिससे हजारों करोड़ों खरबों कोशिकाएं बन जाती है, उसी का बना होता है। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट है कि जो सेल है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो इस तरीके से प्रूव हो जाता है। फिर सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि किसी साइंटिस्ट का क्या क्या सपोर्ट या हेल्प रहा इस सेल बायोलॉजी की इनिशियल स्टडी के अंदर। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले किसी लिविंग सेल को देखा और उसको डिस्क्राइब किया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जबकि स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट, जिसको आप इस फोटोग्राफ के अंदर देख रहे हैं, इन्होंने ओक प्लांट की कॉर्क या छाल के अंदर मधुमक्खी के छाते के जैसे छोटे छोटे चैम्बर्स को ऑब्जर्व किया था और इन्होंने इसके बारे में डिटेल को अपनी बुक माइक्रोग्राफिया के अंदर बताया था। यहाँ पर आपको नीट के लिए बस इतना ही याद रखना है कि सबसे पहली जो लिविंग सेल है या जो सबसे पहली लिविंग डेड सेल है या जो सबसे पहली प्लांट सेल है, उसको देखने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे। उसके बाद आए एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने बहुत ही सिंपल टाइप के एक माइक्रोस्कोप का यूज किया और उसके यूज़ की हेल्प से इन्होंने पहली लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। एक्चुअली ये पहली लिविंग सेल एक बैक्टीरिया थी जो इन्होंने ओशियन वाटर मतलब समुद्र के पानी के सैंपल के अंदर से देखी थी। इसके अलावा इन्होंने प्रोटोजोआ की डिस्कवरी की थी। इसके अलावा इन्होंने स्पर्मेटोजोआ, ह्यूमन की ब्लड सेल्स जैसी स्ट्रक्चर्स को भी देखा था। पार्ट थर्ड के अंदर हम स्टडी करेंगे सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी को प्रपोज करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, जिसमें से एक का नाम था स्लाइडन और दूसरे का नाम था स्वान। ये जो स्लाइडन है ये थे एक बॉटनिस्ट। ये जर्मनी से बिलोंग करते थे और इन्होंने ये सबसे पहले बताया कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं और उन डिफरेंट सेल के थ्रू एक प्लांट टिश्यू का फॉर्मेशन या निर्माण होता है। ये बात 1838 की है। इसके बाद आए स्वान, जिन्होंने 1839 के अंदर बताया कि जो एनिमल सेल है उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो प्लांट सेल है उसकी जो सबसे बाहर की परत है वो सेल वॉल होती है। ये रे भाई साहब स्लाइडन और ये रे भाई साहब स्वान। अब याद कैसे रखना है? स्वान संस्कृत में कहते हैं कुत्ते को
तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि स्वान हो गया जूलॉजी का और स्लाइडन हो गया बॉटनी का। मॉडिफाइड सेल थ्योरी, एक्चुअली सेल थ्योरी के अंदर कुछ कमियां थी। स्लाइडन और स्वान ने ये तो बता दिया कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, प्लांट सेल्स बहुत सारे टाइप की होती है और डिफरेंट टिश्यूज़ बनाती है। इन्होंने ये भी बता दिया कि एनिमल सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन है और प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल है। पर किसी गज्जू ने जब उनको ये पूछा कि भाई साहब ये बताओ कि जो नए बनने वाली सेल्स है वो आती कहाँ से है, तो इसका वो जवाब बिल्कुल नहीं दे पाए। इसका जवाब देने वाला साइंटिस्ट था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत फेमस है, जो नीट 2019 में आया हुआ भी है, जिसे कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है ऑल न्यू सेल्स आर डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि नई बनने वाली सारी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती आद्य कोशिकाओं से बनती है। अब हम सब ये जानते हैं कि ये नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के होने से होता है। कुछ कोशिकाएं ऐसी भी है जिनको कोशिकाएं नहीं कहा जा सकता, मतलब कि ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन या अपवाद है, जिसके अंदर वायरस और वायरस जैसे एग्जाम्पल इंक्लूड होते हैं। जब मॉडर्न सेल थ्योरी इंक्लूड कर दी गई और एक्सप्लेन कर दी गई तो उसके जो बेसिक स्टेटमेंट्स बने उसमें से पहला बना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और जितनी भी न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती है। इसके पार्ट 4 के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किसी सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम किसी सेल को देखते हैं तो पहला कंपोनेंट डिस्कस होता है कि उसके सबसे बाहर आउटर कवरिंग्स कौन कौन सी है। आउटर कवरिंग्स में एक आता है सेल वॉल, दूसरा आता है सेल मेम्ब्रेन और तीसरा आता है ग्लाइकोकैलिक्स, जो हम बैक्टीरिया के अंदर स्टडी करेंगे। किसी भी यूकैरियोटिक डेवलप्ड सेल को जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में बांटते हैं तो हम उसे इस चार्ट की हेल्प से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक प्लांट सेल है, एक पादप कोशिका है, तो उसमें सबसे बाहर का आवरण होगा सेल वॉल। अगर उस प्लांट सेल की सेल वॉल को मैं हटा दूं तो बची हुई जो संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगी, उसको कहा जाएगा प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट के अंदर सबसे बाहर है सेल मेम्ब्रेन, जो कि आउटर कवरिंग्स में ही इंक्लूड है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और आउटर कवरिंग होती है जिसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो हमें बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है उन सब को कंबाइन फॉर्म में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी जितना भी हिस्सा है उस हिस्से को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को खुद को दो हिस्सों में बांटा जाता है। साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट या तरल हिस्सा कहलाता है साइटोसोल, और जबकि उसके संरचनात्मक हिस्से कहलाते हैं सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग। अब इन कोशिकांगों को खुद को 3 प्रकार में बांटा जाता है, जिसमें आता है डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस एंड मेम्ब्रेनलेस, जिसको हम अगली स्लाइड में स्टडी करेंगे। अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जिसमें एक तो साइटोप्लाज्म था, उस साइटोप्लाज्म को छोड़ दे तो उसके अलावा बचता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में इसी चैप्टर के आगे के वीडियो में स्टडी की जाएगी। अब यहाँ पर बचा हुआ डिस्कस किया जाएगा सेल ऑर्गेनल्स के टाइप को। सेल ऑर्गेनल्स के टाइप में एक आता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब झिल्ली सहित कोशिकांग। अब झिल्ली सहित कोशिकांग में पहला प्रकार आता है द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग या डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जिसे हरित लवक या लवक भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड बस 2 ही डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। उसके अलावा याद रखेंगे हम नॉन मेम्ब्रेनस या झिल्ली रहित कोशिकांग, जिसके अंदर एक आता है सेंट्रोसोम, एक आता है राइबोसोम और तीसरी आती है बेसल बॉडी या आधारिकाएं, जिसे हम फ्लैजिला एंड सीलिया के साथ में डिस्कस करेंगे। एक स्ट्रक्चर और है सेल के अंदर ऐसी जो कि मेम्ब्रेनलेस होती है। वो असलियत में न्यूक्लियस का कंपोनेंट या पार्ट है, जिसे न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहा जाता है। अब यहाँ एक स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना कि नीट में इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर नीट में क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेनलेस या झिल्ली रहित है, तो आप उसका आंसर न्यूक्लियोलस या केंद्रिका लगा नहीं सकते, क्योंकि ये एक सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग नहीं है, ये तो एक न्यूक्लियस या केंद्रक का हिस्सा है।
अब साइटोसोल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है इसको हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। अब डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड है, जिसको याद रखने के लिए आप आराम से MP याद रख सकते हैं। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स के लिए ट्रिक है RBCN, R फॉर राइबोसोम, B फॉर बेसल बॉडी, C फॉर सेंट्रोसोम एंड N फॉर न्यूक्लियोलस। अब इन 5-6 स्ट्रक्चर्स के अलावा बाकी बचे हुए जितने भी सेल ऑर्गेनल है, जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर वैक्यूल्स या रिक्तिका, जिसके अंदर माइक्रोबॉडीज वगैरह इंक्लूड है, ये सब की सब सिंगल मेम्ब्रेनस होती है। अब बात की जाएगी कि किसी भी सेल के अंदर कितने टाइप के वेरिएशन या विभिन्नताएं पाई जाती है। NCERT बेस्ड इसी पॉइंट को समझने के लिए हम NCERT के डायग्राम्स की ही हेल्प ले लेते हैं। जैसे अगर अपन एनिमल सेल्स की बात करें तो जो RBC है वो राउंडेड एंड बाइकॉन्केव या द्विअवतलाकार होती है। वाइट ब्लड सेल या श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात करें तो वो अमीबॉइड या अनियमित आकृति की होती है। अगर हम कॉलमनार एपिथेलियम या स्तंभाकार उपकला की बात करें तो वो लंबी तथा संकरी होती है। तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल ब्रांच्ड होती है और लंबी होती है। अगर प्लांट सेल्स के अंदर वेरिएशन की बात करें तो एक एग्जांपल आता है ट्रैकिड, जो कि एलोंगेटेड या दीर्घीकृत होती है। अगर इसके मेसोफिल सेल्स की बात करें तो वो राउंडेड या ओवल अंडाकार होती है। अगर यही वेरिएशन अपन बैक्टीरिया के अंदर डिस्कस करना चाहते हैं तो कोकस या राउंड वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी आकृति गोल होती है। बैसिलस वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी आकृति रोड या छड़ाकार होती है। एक स्पाइरल बैक्टीरिया का टाइप भी होता है जिसके अंदर वो सर्पेलाकार आकृति को ग्रहण किए हुए रहता है। अब NCERT के अंदर ही डिफरेंट टाइप की सेल्स के साइज, उनके डायामीटर और लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशंस दी गई है। एक नॉर्मल टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसका डायामीटर 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। एक टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें तो उसका साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। PPLO या माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी सेल है उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। वायरस जो सबसे छोटी लिविंग सेल से भी छोटे हैं, क्योंकि ये लिविंग सेल में इंक्लूड नहीं किए जाते, ये लिविंग और नॉन लिविंग की कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं, का साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। ये सब NCERT बेस्ड डेटा है तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब NCERT में ही एक जगह पर कुछ डेटा और दिए हुए हैं जिससे इस टॉपिक में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर तो ये जो भी डेटा है वो डायामीटर या साइज के बारे में है, जबकि एक अलग पैराग्राफ के अंदर लेंथ के बारे में पॉइंट और दिया गया है। वहाँ पर बैक्टीरिया सेल की लेंथ दी गई है 3 से 5 माइक्रोमीटर। तो ध्यान रखें, बैक्टीरिया सेल की लेंथ की बात करेंगे तो 3 से 5 माइक्रोमीटर होगी और बैक्टीरिया के साइज की बात करेंगे तो 1 से 2 माइक्रोमीटर होगा। वायरस की लेंथ और साइज दोनों इक्वल माने जाते हैं। PPLO जिसका की साइज हमने 0.1 माइक्रोमीटर देखा हुआ है की लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर भी आराम से हो सकती है। एक RBC सेल की जो डायामीटर है, मतलब कि जो चौड़ाई है, वो 7 माइक्रोमीटर हो सकता है। ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग का अंडा जो जंतुओं की सबसे बड़ी कोशिका है, जिसका डायामीटर होता है लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई होती है लगभग 15 सेंटीमीटर। और आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि इस शुतुरमुर्ग के अंडे का जो भार है वो एवरेज 1 किलो से भी ज़्यादा होता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यहाँ पर। अगर अपन लिविंग सिस्टम के अंदर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो होती है माइकोप्लाज्मा या PPLO। PPLO की फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, इसलिए ये अपनी शेप को बार बार बदलता रहता है, इसलिए इसे द जोकर भी कहा जाता है। अगर सबसे बड़ी जंतु कोशिका की बात करें तो वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अगर हम ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो होती है RBC। अगर हम ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका या सेल की बात करें तो वो होती है ओवम या अंड कोशिका। अगर हम ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो होती है नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका। एक सरप्राइजिंग फैक्ट और भी बहुत अच्छा है कि अगर अपन एनिमल किंगडम के अंदर देखें तो आप सबको पता है कि सबसे बड़ा लिविंग जो मैमल है वो ब्लू व्हेल होती है। अगर किसी ब्लू व्हेल की नर्व सेल की लेंथ को देखा जाए तो वो हमारे किसी नॉर्मल घर की लेंथ से भी ज़्यादा हो सकती है। थैंक यू।
आप सबको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप अपने डाउट्स भी कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।